बीए फोर्थ सेमेस्टर के सभी छात्रों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक कुमार सोनकर, इतिहास विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आज हम लोग चोल राजवंश पर बात करेंगे, जिसमें चोल राजवंश का परिचय, उनकी उत्पत्ति एवं चोल राजवंश के इतिहास जानने के साधन पर प्रकाश डाला जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चोल राजवंश के परिचय पे बात करेंगे। तो हम देखें कि भारतीय इतिहास में हम लोग चोल राजवंश को दो बार पढ़ते हैं। प्रथम बार 100 ईस्वी से लेकर 250 ईस्वी तक, और दूसरी 850 से लेकर लगभग 12वीं शताब्दी तक। तो हम देखें कि चोलों का राज्य दक्षिण भारत में पेन्नार और कावेरी नदी के बीच पूर्वी समुद्री तट पर स्थित था, और इनकी प्रारंभिक राजधानी उरैयोर थी, जो त्रिचन्नापल्ली के पास स्थित था। उसके बाद इनकी राजधानी कावेरी पत्तनम हुई, जो कावेरी नदी के तट पर स्थित था। बंदरगाह के रूप में भी इसे जाना जाता था। बाद में तंजौर, यह जो बार बार राजधानी परिवर्तन हो रहे थे चोलों का, उसका मूल कारण यह था कि चोल राजा शक्तिशाली थे और वह निरंतर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। इसलिए उन्होंने अपनी राजधानी को भी परिवर्तित किया था। चोलों की उत्पत्ति के संबंध में भी अन्य राजवंशों के तरह ही भिन्न भिन्न मत है, और इस संबंध में विद्वानों का मानना है, खासकर इतिहासकार नीलकंठ शास्त्री का, उनका मत है कि चूल, चोलम और चोर तथा कोल शब्द से चोल शब्द की उत्पत्ति हुई है। लेकिन इस मत को अन्य विद्वान नहीं मानते, और जो तर्क संगत भी प्रतीत नहीं होता। दूसरा मत यह है कि चोल चूल से निकला हुआ मालूम पड़ता है, क्योंकि चूल का शाब्दिक अर्थ है सिर या श्रेष्ठ। और इस समय आप देखें तो दक्षिण भारत में चोल एक बहुत ही शक्तिशाली रूप में थे, और इसलिए प्राचीन काल में राजाओं में चोल राजा शिरोमणि थे, इसलिए वह चोल कहलाएं। एक मत ये भी है। अन्य मत चोलों की उत्पत्ति के संबंध में यह है कि चोलों ने उत्तर भारत के ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों को दक्षिण भारत बुलाने और उन्हें बसाने तथा संस्कृत साहित्य को विशेष प्रश्रय देने का कार्य किया था, जिससे कुछ विद्वानों का मानना है कि चोल वंश भी उत्तर भारत से ही दक्षिण भारत में आए थे। इसके साथ ही चोलों के समकालीन साहित्य और उत्कीर्ण लेख में उन्हें सूर्यवंशी कहा गया है। तो इस प्रकार आप देखें कि चोलों की उत्पत्ति के संबंध में भिन्न भिन्न मत हैं। अब यह है कि चोल राजवंश के इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं। तो आप देखें कि चोलों के इतिहास जानने के भी अध्ययन के दृष्टि से स्रोत को 3 भागों में बांटा गया है: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे खासकर साहित्य की। तो हम देखें कि इनके जो साहित्य हैं वह भिन्न भिन्न भाषाओं में प्राप्त हो रहे हैं। तमिल में भी प्राप्त हो रहे हैं, कन्नड़ में भी प्राप्त हो रहे हैं, और
ऐसी अवस्था में इनके साहित्य को भी हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, एक आरंभिक साहित्य और एक बाद के साहित्य। तो देखें, जो आरंभिक साहित्य है जिसमें चोलों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है, तो उसमें महाभारत है, कात्यायन की रचना वर्तिका है, बौद्ध साहित्य महावंश है और संगम साहित्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो हम देखें कि संगम साहित्य को तमिल साहित्य भी कहा जाता है और संगम साहित्य का काल 100 ईस्वी से लेकर 250 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें प्रारंभिक चोल शासक करिकाल की उपलब्धियों के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही आप देखें तो पांड्य एवं चेर राजाओं के साथ उनके जो संबंध थे उस पर भी प्रकाश पड़ता है। तो इन तमिल साहित्य में सबसे पहले हम लोग खासकर जैन गोंडार के कलिंग तुपर्णी से जानकारी प्राप्त होती है कि इस रचना से कि कुलोतुंग प्रथम की वंश परंपरा एवं उसके समय में कलिंग पर किए गए आक्रमण आदि के बारे में इस कलिंग तुपर्णी साहित्य से जानकारी प्राप्त हो रही है। दूसरा, ओटट उत्तन की कुलोतुन पिल्ले साहित्य से एवं उनके द्वारा जो सिंगार काव्य की रचना की गई है, जो जीवन चरित है, जिसमें विक्रम चोल, कुलोतुंग दूती, राजराज दूती आदि के संबंध में उन्होंने लिखा है, इससे भी चोलों के इतिहास के संबंध में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा आप देखें तो बुद्ध मित्र के व्याकरण ग्रंथ वीर सोलियम से वीर राजेंद्र के समय की तत्कालीन घटनाओं के बारे में विशेष रूप से प्रकाश पड़ता है। इसके अलावा बौद्ध साहित्य महावंश में आप देखें तो चोलों के आरंभिक इतिहास एवं पूर्व मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो बौद्ध साहित्य महावंश में प्रारंभिक चोल राजा इलारा के संबंध में यह जानकारी प्राप्त होती है कि उन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया था और कुछ क्षेत्रों की उन्होंने विजय की थी। उसके पश्चात आप देखें तो महावंश से चोल वंश के राजा प्रांतक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि उन्होंने पांड्य राज्य की विजय की थी और साथ ही राजेंद्र प्रथम के श्रीलंका विजय के बारे में भी हमें जानकारी महावंश से प्राप्त होती है। इसके अलावा आप देखें तो जो कन्नड़ साहित्य है, जिसमें कभी पंप भारत और कभी रन्न का गदा युद्ध से भी चोल इतिहास के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त होती है। साहित्यिक स्रोत के पश्चात हम देखें तो पुरातात्विक स्रोतों से भी चोलों के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें हम लोग अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य को रखते हैं। तो हम देखें कि जो चोलों के अभिलेख हैं वो भिन्न भिन्न भाषाओं में प्राप्त हो रहे हैं। संस्कृत में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, इन्हीं 4 भाषाओं में खासकर उनके अभिलेख प्राप्त होते हैं, जो कहीं न कहीं उनके साम्राज्य विस्तार या एक विशाल क्षेत्र का प्रतीक है। चोलों के इतिहास के संबंध में अभिलेखों के अलावा सिक्कों, मंदिरों आदि से भी जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम देखें कि जो प्रारंभिक चोल हैं उनके बारे में सम्राट अशोक के अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है कि उसके साम्राज्य के सुदूर दक्षिण में चेर, चोल, पांड्य राज्य थे। उसके बाद आप देखें तो राजराज प्रथम के लिंडन, दानपत्र एवं तंजौर मंदिर
उत्कीर्ण लेख से जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय मंदिर की व्यवस्था किस प्रकार थी। इसके अतिरिक्त आप देखें तो राजराज फर्स्ट के तिरुवाल गांडू लेख एवं करेंडे दानपत्र से भी उनके उपलब्धियों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, राजराज तीती के तिरुवेंदीपुरम अभिलेख से चोल वंश के उत्कर्ष आदि के विवरण में प्रकाश पड़ता है। इसके अलावा आप देखें तो जो है राजाधिराज के मणि मंगलम अभिलेख से उनके लंका पराक्रमण और विजय के संबंध में प्रकाश पड़ता है। इन चोल राजाओं के अभिलेखों के अतिरिक्त जो समकालीन राजवंश हैं जिनका चोलों के साथ संबंध था, उनके अभिलेखों में भी चोलों के शासनकाल आदि के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें विशेष रूप से राष्ट्रकूटों के अभिलेखों में, गंग राजवंश के अभिलेखों में एवं पूर्वी चालुक्यों के अभिलेखों में खासकर चोलों के संबंध में जानकारी प्राप्त हो रही है। हम देखें कि इन अभिलेखों के अलावा जो उनके सिक्के हैं वो भी भिन्न भिन्न धातुओं में, सोने और चांदी में प्राप्त हो रहे हैं। तो हम देखें कि इन चोलों के सिक्कों का एक बड़ा ढेर धौलेश्वर से प्राप्त हुआ है, जो सोने के सिक्के हैं, और इन सिक्कों के आधार पर खासकर उनके समृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है कि चोल राजवंश बहुत ही समृद्ध राजवंश था। इसके अतिरिक्त आप देखें तो खासकर राजाधिराज प्रथम के सिक्के हमें श्रीलंका से प्राप्त हुए हैं, जो उनके श्रीलंका पर अधिकार की पुष्टि करता है। साथ ही दक्षिणी कनारा के क्षेत्रों से भी चोलों के रजत सिक्के प्राप्त हुए हैं, और इन सिक्कों से किसी राजवंश के सामाजिक, आर्थिक एवं साम्राज्य की सीमा आदि के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त होती है। और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत आर्थिक स्रोत होता है, और इसके अगर शुद्ध सिक्के हैं तो कहीं न कहीं उनके समृद्धि का प्रतीक है, अगर मिक्स है तो कहीं न कहीं उनके डिक्लाइन का प्रतीक है। तो हम देखें कि खासकर अभिलेखों, सिक्कों के माध्यम से भी गुप्त राजवंश के इतिहास के संबंध में विशेष रूप से प्रकाश पड़ता है। तीसरी जो स्रोत है खासकर विदेशी यात्रियों का विवरण, तो हम देखें कि बाद के चोल और पूर्व के चोलों के संबंध में विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें सर्वप्रथम टॉलमी के ज्योग्राफी से, तो इसमें खासकर हम देखें कि चोलों के क्षेत्र एवं उसके बंदरगाह आदि के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा पेरिपल्स ऑफ एरिथियन सी, इससे भी समुद्र तटीय व्यापार एवं बंदरगाहों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा हम देखें कि जो चीनी यात्री भारत में आए हैं, जिसमें 7वीं शताब्दी में आने वाले वेनसांग, इन्होंने अपनी यात्रा विवरण में भारत के विभिन्न क्षेत्रों की वर्णन के साथ ही चोल क्षेत्रों का भी वर्णन किया है, और उन्होंने लिखा है कि चूली यह क्षेत्र 2400 या 2500 ली में विस्तृत रूप से फैला हुआ है, और इसकी राजधानी का क्षेत्रफल लगभग 10 ली है। यह क्षेत्र अब वीरान है, उजड़ा हुआ है, और इन क्षेत्रों में अधिकांश दलदल एवं वन बन चुके हैं, और यहाँ की जनसंख्या भी बहुत सीमित है, और इन क्षेत्रों में डाकुओं द्वारा लूटपाट का भी कार्य किया जाता है। वेनसांग ने इसके अलावा
किसी चोल राजा के बारे में या उनके नाम के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है। इसका अनुमान यह लगाया जाता है कि इस समय चोल शक्तिशाली नहीं थे और वह किसी दूसरी शक्ति के अधीन रहकर शासन कार्य कर रहे थे, जिसमें खासकर इस समय दक्षिण भारत में आप देखें तो पल्लव शक्तिशाली स्थिति में है। दूसरा चीनी यात्री खासकर चाओ जू कुआ, जो 1225 में भारत में आया है और उसने भारत और चीन के संबंधों के बारे में विशेष रूप से उल्लेख करता है और अपने विवरणों में चोल शासन व्यवस्था के बारे में प्रकाश डालता है। और इस तरह हम देखें तो खासकर चोल इतिहास जानने के ये 3 महत्वपूर्ण साधन हैं, जिसके माध्यम से चोलों का विस्तृत इतिहास हमें ज्ञात होता है। आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग खासकर चोलों के उत्कर्ष पे बात करेंगे।